आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी लोग यूपी पुलिस टारगेट बैच में उपस्थित हैं। 2023 में यूपी पुलिस की बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों और विभिन्न साइटों पर कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यूपी पुलिस टारगेट बैच की शुरुआत की है और इसके तहत हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे। आज की क्लास में आपको 25 एमसीक्यू कराए जाएंगे। आप लोगों को जब एमसीक्यू हम करा रहे होंगे उस बीच क्वेश्चन देने के बाद 15 सेकंड का एक पॉज देंगे। उन 15 सेकंड में आप अपने आंसरों को हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर अगर हम देखते हैं तो क्या है ये एमसीक्यू। और क्यों है ये एमसीक्यू, क्यों दिए जा रहे हैं? पुलिस टारगेट बैच के लिए, यूपी पुलिस टारगेट बैच। इस यूपी पुलिस टारगेट बैच के तहत हम आपको एमसीक्यू भी करा रहे हैं। इसके अलावा मैथ कराया जा रहा है राम सर के द्वारा और वहीं पर हिंदी कराई जा रही है आपको बबलू बघेल सर के द्वारा। इसके अलावा आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपको जीएस डिटेल में पढ़नी है तो मेरी ही क्लासें इसी चैनल पर डली हुई हैं। पॉलिटी क्लास, इसमें पॉलिटी के बैच चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। यदि आपको यूपी पुलिस की ऑनलाइन ऑफलाइन भी तैयारी करनी है तो आप हमारी कोचिंग पर आकर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है बघेल कॉलोनी, बम्बा रोड, फिरोजाबाद। इसके अलावा यदि आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर से मतलब हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9149282639। अब हम शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूं। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? बल का सीजीएस मात्रक क्या है? ऑप्शन है हमारे नंबर 1 कैंडेला, नंबर 2 डाइन, नंबर 3 अर्ग और नंबर डी स्लग। अब आपको इसमें से बताना है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, आप तब तक कमेंट करके अपने आंसर दे सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः बोल देता हूं, बल का सीजीएस मात्रक क्या है। यदि बल का सीजीएस मात्रक देखें तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। और डाइन को अगर हम तोड़ें तो एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें यहीं पर बल का एसआई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। इसको भी आपके पेपरों में पूछ लिया जाता है। तो बल के दोनों मात्रक ध्यान रखें। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, वहीं पर बल का जो एसआई मात्रक है वो आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन, 1 लाख डाइन होते हैं। ये डाइन मात्रक है, आप कुछ और ना समझें इसको, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर हम अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई देने लगा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है असंजक बल, बी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सी ऑप्शन है केशकत्व और डी ऑप्शन है ससंजक बल। एक बार मैं पुनः इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है। ए ऑप्शन है असंजक बल, बी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सी ऑप्शन है केशकत्व और डी ऑप्शन है ससंजक बल। आप मुझे आंसर बताइए, तब तक मैं आपको ससंजक बल और असंजक बल क्या होते हैं इसको समझाता हूं। यदि आप ससंजक बल और एक होता है असंजक बल, यदि आप ससंजक बल को समझें तो समान अणुओं के मध्य, क्या है? समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं?
ससंजक बल समान अणुओं के मध्य ससंजक बल लगता है अगर असमान अणु हैं, असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। अगर ससंजक बल के अगर उदाहरण देखें हम तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डर वाल्स बॉन्ड, कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डर वाल्स बॉन्ड उड़ते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये ध्रुवीय बल लगाते हैं, वहीं पर वान डर वाल्स बल अध्रुवीय बल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन देखा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ पुनः बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है एक ही पदार्थ के अणुओं अगला क्वेश्चन तीसरा कहता है किसी व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति है उसके पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति किसी दर्पण के सामने खड़ा है और अपना पूरा शरीर वह देखना चाहता है तो शीशे की जो शीशा है या दर्पण है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, बी ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/2, सी ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई का 3/4 और डी ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। क्या है? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप एक बात ध्यान रखिए, हमेशा ये बात ध्यान रखिए, यदि आपको अपना पूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना है तो आपकी जो आप समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई और 1/2 दर्पण और व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा ऊंचा दर्पण अगर है तो आप मान लीजिए आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख लेंगे। तो आज इस सवाल से आप ये समझ गए कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो अपने बराबर दर्पण लाने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्या करें, आधी ऊंचाई का दर्पण लाएं। अगर आप 6 फुट के हैं तो 3 फुट का दर्पण आप ला सकते हैं। और इसका कारण क्या है? अगर इसका आप कारण समझें ऐसा क्यों होता है तो परावर्तन कोण और परावर्तन क्या कहते हैं, जब हम शीशे पर कोई चीज परावर्तक होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण मतलब जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, शीशे पर जब टकराता है, परावर्तित होती है किरणें, तब जो आपतन कोण बनता है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। इसलिए क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर तक जाती है और उसकी आंखों तक पहुंचती है। क्या होती है? वो रोशनी उसकी आंखों तक पहुंचती है तो वह स्वयं को स्पष्ट पूर्ण रूप से देख पाता है। इसलिए हमें केवल 1/2 दर्पण की ऊंचाई की जरूरत से ही काम चल जाता है। यदि मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ पुनः बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा होगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? पहला ऑप्शन है हेनरी का नियम, दूसरा ऑप्शन है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है पाउली का अपवर्जन नियम और चौथा ऑप्शन है अपवाहु का सिद्धांत। क्या है? अपवाहु का सिद्धांत। मैंने आपको 30 सेकंड का समय दिया है, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना ही हमें आपको फायदा होगा। आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अब अगर इसके ऑप्शन की तरफ जाएं तो जो इसका डी आंसर है, डी ऑप्शन है अपवाहु का नियम। अपवाहु का जो नियम है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी हो तो एस, पी, डी और एफ ये कक्षाएं होती हैं। तो 1s2, 2s2, फिर क्या होता है 2p6,
ऐसे करके इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा अगर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराना है तो हमें आपबाहु का नियम का प्रयोग करना होगा। तो अगर आपके जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, डी आंसर। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। आपको यह समझ में आ गई होगी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ पुनः बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपने दिवाली पर पटाखे बहुत चलाए होंगे। दिवाली पर क्या किया होगा, आपने पटाखे बहुत चलाए होंगे और रंग बिरंगी क्या निकलती है, उनसे रोशनी निकलती है। अब ये रोशनी किसी कारण से तो निकलती होगी। तो उसी संबंधित हमारा एक क्वेश्चन है अगला, आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है। आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है। ऑप्शन है आपके बेरियम के कारण, बी ऑप्शन है आपका लिथियम के कारण, सी ऑप्शन है आपका स्ट्रोंशियम के कारण और डी ऑप्शन है आपका सेलेनियम के कारण। अब आप इसका आंसर दीजिए। आपके मैंने चारों ऑप्शन बोल दिए हैं, इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि लाल रंग, जो गहरा लाल रंग होता है वह आतिशबाजी में किस कारण निकलता है। यदि हम अगर बात करें कि आतिशबाजी में जो रंग निकलता है वो धातुओं के लवणों का उपयोग करने के कारण, किस कारण निकलता है, धातुओं के लवणों का उपयोग। क्या करते हैं हम, धातुओं के लवणों का उपयोग करते हैं। धातुओं के लवणों का उपयोग, धातुओं के लवणों का हम उपयोग करते हैं। अब इनमें कौन कौन से रंगों का कब कब प्रयोग किया जाता है ये देखते हैं। अगर हम देखें स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, एक क्या होता है, एक धातु होती है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सीएम कार्बोनेट। अगर इससे देखें तो इससे निकलता है लाल रंग। क्या निकलता है, लाल रंग की आतिशबाजी, लाल आतिशबाजी। इससे क्या होती है, लाल रंग की आतिशबाजी होती है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से। किससे होती है ये, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, किसकी बात करें, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का किसी पटाखे में प्रयोग करते हैं तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, इससे नारंगी क्या निकलेगी, नारंगी आतिशबाजी निकलेगी। क्या निकलेगी, इससे नारंगी आतिशबाजी निकलेगी। अगर हम सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करें, सोडियम नाइट्रेट। अगर हम सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो किस कलर की आतिशबाजी निकलेगी, आप समझिए पीली रंग की। कौन से रंग की, पीली रंग की। हाँ, आतिशबाजी का मतलब होता है जो पटाखे चलाते हैं उसे चिंगारी निकलती है, जो धमाके होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, रोशनी होती है वो कैसे लगते, तो पीली रंग की। कैसे निकलेगी, पीली रंग की रोशनी। कैसे निकलेगी, पीली रंग की रोशनी निकलेगी। वहीं पर अगर हम देखें बेरियम क्लोराइड, क्या, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इससे हरी रंग की आतिशबाजी कैसे निकलती है, हरी रंग की आतिशबाजी निकलती है। वहीं पर अगर हम देखें कि कॉपर क्लोराइड, क्या, कॉपर क्लोराइड क्या है, अगला कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड से कैसी आतिशबाजी निकलेगी, इस बात को समझें कि नीली रंग की। कैसी निकलेगी, नीली रंग की, नीली रंग की आतिशबाजी निकलेगी। तो आप समझिए स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से लाल रंग की, कैल्शियम क्लोराइड से नारंगी रंग की, सोडियम नाइट्रेट से पीली रंग की, बेरियम क्लोराइड से हरी रंग की और कॉपर क्लोराइड से नीली रंग की आतिशबाजी निकलेगी। अगर हम ऊपर के ऑप्शन में जाएं तो उसका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, वहां पूछा गया था गहरे लाल रंग की जो आतिशबाजी है वो किससे होती है, वो होती है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से। किससे होती है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से होती है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों को ये आता ना हो वो लोग एक बात ध्यान रखें, कभी भी कोई वीडियो देखें और आपको अगर वीडियो देखना है स्टडी संबंधित तो कॉपी किताब पेन लेकर बैठे। जब मैंने चालू की, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आदर्श ईंधन,
एक आदर्श ईंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपका कहता है कि इसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। दूसरा कथन आपका कहता है इसका ज्वलनांक उच्च होना चाहिए। और तीसरा जो कथन है वो कहता है यह नियमित एवं नियंत्रित योग्य करने योग्य होना चाहिए। इसके ऑप्शन देखें तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है 1 और 3 सही है। तो अब हम देखेंगे हुआ क्या था। हमारी वीडियो का रिकॉर्डिंग करते समय कुछ तकनीकी समय कमी के कारण हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए आपको आंसर इसका पहले से दिख रहा होगा, लेकिन अब हम बिगाड़ देते हैं आंसर को। अगर हम देखें एक आदर्श ईंधन के गुण क्या हैं, तो हम देख सकते हैं कैलोरी मान उच्च होना चाहिए, पहला, सरल, सुलभ एवं सस्ता होना चाहिए, ज्वलनांक कम होता है, भंडारण और परिवहन में आसानी होनी चाहिए, आसानी से नियमित और नियंत्रित किया जा सके। अगर हम पहला ऑप्शन देखें कैलोरी मान उच्च होना चाहिए तो ये सही है। दूसरा, सरल, सुलभ और सस्ता होना चाहिए, ये तो ऑप्शन में है नहीं। ज्वलनांक कम होता है, वहां पर दिया ज्वलनांक उच्च होना चाहिए, तो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया उसमें। अब तीसरा क्या है, आसानी से नियमित और नियंत्रित होना चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन है। तो कह सकते हैं पहला और तीसरा सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। तो 1 और 3 अर्थात आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ पुनः बढ़ते हैं। आपको ये सब लिखते समय ध्यान रखें, आप नोट करते जाएं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आपके इस तरह से एक बेहतर नोट्स बनेंगे और आप अपनी तैयारी में एक प्रबल कह सकते हैं बहुत तेज से कार्य कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है ओरजा सत्वा किसका वैज्ञानिक नाम है? ओरजा सत्वा किसका वैज्ञानिक नाम है? ए ऑप्शन है मटर, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल और डी ऑप्शन है सरसों। देखिए ओरजा सत्वा, अगर ओरजा सत्वा की बात करें, किसकी बात करें, ओरजा सत्वा, ओरजा सत्वा की बात करें तो एक बात ध्यान रखें कि एक आपकी क्या होती है, वंश होता है, उसका नाम है ओरजा। क्या नाम है, ओरजा। ओरजा एक वंश है और ये वंश किसका है, चावल का। किसका वंश है, ये चावल का वंश है। ओरजा एक चावल का वंश है और यह एक वार्षिक घास, कह सकते हैं वार्षिक, चावल एक वार्षिक घास है। चावल क्या माना गया है, घास माना गया है, वार्षिक है और ये ओरजा वंश से संबंधित है। किस संबंधित है, ओरजा वंश से संबंधित है। लगभग ओरजा जो वंश है इसमें 23 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। 23 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं ओरजा वंश में। उसमें से 2 जो प्रजातियां हैं वो वाणिज्यिक, कैसी हैं, वाणिज्यिक हैं। उसमें से एक है ओरजा सत्वा, एक क्या है, ओरजा सत्वा है। और एक जो ये ओरजा सत्वा है ये एशिया में, एशियाई क्षेत्र में इसका उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जा रहा है ओरजा सत्वा का। वहीं दूसरी देखें हम तो वह है ओरजा ग्लावेरिमा। क्या है, ओरजा ग्लावेरिमा। और ओरजा ग्लावेरिमा जो है, ग्लावेरिमा और ग्लावेरिमा, ओरजा तो लगा ही है, ये क्या अफ्रीका क्षेत्र में उगाई जाती है। किसमें उगाई जाती है, अफ्रीका क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। इन दोनों प्रजातियों में जो सबसे ज्यादा उगाई जा रही है वो ओरजा सत्वा उगाई जा रही है। ज्यादातर जिसकी खेती की जाती है वो ओरजा सत्वा ही की जाती है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका में देखें तो ओरजा ग्लावेरिमा की खेती की जा रही है। अगर हम ओरजा सत्वा की भौगोलिक एशियाई के हिसाब से देखें तो इसकी 3 फसलें मिलती हैं, इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। अब इंडिका जो है वो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में उगाई जा रही है, इसके दक्षिणी चीन में उगाई जाती है। और ये क्या है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। चावल क्या है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अगर आपको जो भी पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, जो भी पॉइंट आपको लगता है कि वह लिखने चाहिए, उन पॉइंटों को आप साथ साथ में लिखते जाएं। वहीं पर अगर देखें जैपोनिका, जो जैपोनिका है वो जापान, चीन और कोरिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों में। जैपोनिका कहाँ पर, जापान, चीन और कोरिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। जबकि जो इंडोनेशिया में इंडिका तो उगाई जा रही है, साथ साथ उसके साथ जवानिका फसल भी उगाई जा रही है। तो अगर हम देखें तो ओरजा सत्वा क्या है, एक चावल की फसल है। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है।
हम फिर पुनः आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं, ये पुलिस टारगेट बैच है और इसके तहत हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो पेपर में अत्यधिक पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो आपकी स्क्रीन पर दिखने लगा हुआ क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने युग्म गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने युग्म गुणसूत्र होते हैं? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। अगर हम मनुष्य शरीर की बात करें तो मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में, एक मिनट, प्रत्येक कोशिका में कुल 46 अर्थात 23 जोड़े, क्या कुल 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र या गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से अगर हम 22 युग्मों की बात करें तो उन्हें ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इनमें से 22 जोड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम, ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है उसे सेक्स गुणसूत्र क्या कहते हैं? सेक्स गुणसूत्र कहते हैं। मतलब ऐसा गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है 23वां गुणसूत्र। इसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स गुणसूत्र भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि महिलाओं और पुरुषों की, अगर हम महिलाओं की और पुरुषों की बात करें तो महिलाओं में और मेल और फीमेल में, मेल में क्या होता है? 23वें जोड़े में एक्स और वाई, एक एक्स होता है गुणसूत्र, एक वाई गुणसूत्र होता है। वहीं महिलाओं में दोनों गुणसूत्र ये एक्स एक्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र हैं महिला के तो महिला बनेगी, और एक्स वाई गुणसूत्र है तो वो है व्यक्ति आगे चलकर जन्म होने का पुरुष बनेगा। क्या बनेगा? पुरुष बनेगा। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को देखा। अगर इसके आंसर की बात करें हम तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा। हम पुनः आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगला क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है शीर्षस्थ विभोजक ऊतक, डी ऑप्शन है अंतर्वेशी विभोजक ऊतक। मतलब ए है जाइलम, इंग्लिश में ऑप्शन बता दूं अगर हिंदी में नहीं आते हो, बी है फ्लोएम, सी है एपिकल मेरिस्टियम्स और इंट्रीकेलर मेरिस्टियम्स। इस प्रकार हमने अगर देखा, अगर हम इसकी बात करें तो आप एक बात समझ लीजिए, दो चीजें होती हैं जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और एक होता है फ्लोएम। देखिए इसका जा लीजिए और यहां पर जड़ ले लीजिए, जड़ का जा और ये जा, जाइलम से जड़, जाइलम से जड़, मतलब अगर जड़ से कुछ जाएगा तो जाइलम ऊतक में जाएगा। समझ में आ गया? और फ्लोएम क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है? ये जल का और अन्य लवणों का परिवहन करता है। तो जहां से जड़ ध्यान रखेंगे, बाकी क्या होगा? ऑप्शन फ्लोएम करेगा काम। क्या करेगा? फ्लोएम करेगा। तो इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो उसमें पूछा गया पौधों के विभिन्न भागों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पूरे कहाँ पहुंचता है? पूरे उसमें पहुंचता है, पेड़ में पहुंचता है। वो किससे पहुंचा? फ्लोएम से, क्योंकि जाइलम क्या करता है? जड़ से पहुंचाता है। फ्लोएम कहाँ से? पत्ती से पहुंचाता है। जहां से जड़ ध्यान रखेंगे तो आपको फ्लोएम को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करें फ्लोएम जो है, फ्लोएम पौधे के वह ऊतक होते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य सभी भागों में पहुंचाते हैं, कहां से? पत्तियों से। किससे? पत्तियों से पहुंचाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पुनः बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अंतरराज्यीय परिषद होती है, उसके बारे में विभिन्न कथनों को बताया गया है। पहला कथन है, यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। क्या है यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन है, इस परिषद की अध्यक्षता
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। ऑप्शन कह रहा है अगर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन केवल एक सही है, बी ऑप्शन केवल दो सही है, सी ऑप्शन एक और दो दोनों सही हैं, डी ऑप्शन ना तो एक सही है ना दो सही है। आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, तब तक मैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बता देता हूं। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है? एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 263। इसमें क्या दिया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? यह एक संवैधानिक निकाय है। अगर कहीं पर भी जिक्र आ जाए इस अनुच्छेद में है तो इसका मतलब क्या है? ये संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक तो राज्यों के मध्य, एक केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो क्या करता है ये? एक तो राज्यों के मध्य एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना इसका कार्य होता है। अगर हम आगे की बात करें और क्या इसके बारे में ऐसा है जो हमें जानना चाहिए, तो अगर हम इसके बारे में जानें तो आप एक बात ध्यान रखना कि यह स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। यह स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। मैंने कहा संवैधानिक निकाय है लेकिन स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, राष्ट्रपति यदि किसी समय अगर राष्ट्रपति को यह महसूस हो, क्या हो? महसूस हो कि ऐसी परिषद के गठन करने की आवश्यकता है और किसमें? सार्वजनिक हित में, तो वह ऐसी परिषद का गठन करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये स्थायी निकाय नहीं है संवैधानिक। उसका मतलब क्या है? इसके गठन की जो गठन होना चाहिए वो राष्ट्रपति की सहमति के अनुसार राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद को हमें गठन करना चाहिए, तो वह ऐसे गठन कर सकता है। अब सोचिए कि इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। एक तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के सीएम होते हैं। और इसके अलावा यूटी के सीएम, केंद्रीय मंत्री, केंद्र के मंत्री, और इसके अलावा जो यूटी के प्रशासक, मतलब कुछ यूटी ऐसी हैं जहां पर क्या है? सीएम चुना जाता है। ऐसे दिल्ली और पुडुचेरी, ऐसी दो यूटी हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? यूटी में प्रशासक होते हैं। क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। और जहां पर मुख्यमंत्री चुना जाता है वहां विधान परिषद होती है। क्या होती है? विधानसभा परिषद नहीं, विधानसभा का गठन किया जाता है। अगर हम केंद्रीय मंत्रियों बात करें तो गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और प्रसारण सूचना मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री, पोत परिवहन मंत्री, ये सारे मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कभी गलती ना करें, इसका जो अध्यक्ष होता है वह देश का प्रधानमंत्री। कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री इसका हमेशा अध्यक्ष रहेगा। इस बात को ध्यान में हमेशा रखना। अगर इसमें एक समिति बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? स्थायी समिति। क्या बनाई जाती है? स्थायी समिति बनाई जाती है। इस बात को भी ध्यान रख लें। इसमें एक स्थायी समिति बनाई जाती है और इसकी जो अध्यक्षता करता है, वह गृह मंत्री करता है। कौन करता है? गृह मंत्री करता है। इसकी जो अध्यक्षता करता है वो गृह मंत्री करता है। अगर इस हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए थे, तो हम देख सकते हैं यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। ये तो साफ गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या था?
इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। केंद्रीय गृह मंत्री इसकी स्थायी समिति की अध्यक्षता करता है। इसकी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, इसलिए डी होगा, ना तो पहला ना दूसरा। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने उतार भी लिया होगा। अगर आप लोग उतार नहीं पाते, मैं जल्दी लिखा देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके अवश्य उतारें, क्योंकि ये जानकारी आपके पेपर में आपके काम आने वाली है और यूपी पुलिस टारगेट बैच में आपको वर्दी दिलवाएगी। अगर वर्दी लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पेन कॉपी उठाना पड़ेगा। बिना पेन कॉपी उठाए आप कभी वर्दी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको प्राप्त करना है कुछ तो उसके लिए पसीना बहाना होगा। तो पसीना बहाने वाले ही इतिहास लिखते हैं, वरना एसी में तो बड़े बड़े पेट वाले सोते हैं। आप समझ रहे होगे। तो मुझे हंसी इसलिए आई कि थोड़ा सा बड़ा पेट मेरा भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित मंत्रिमंडलीय समितियों में से किसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है राजनीतिक मामलों की समिति, बी ऑप्शन है आर्थिक मामलों की समिति, सी ऑप्शन है नियुक्ति समिति और डी ऑप्शन है संसदीय मामलों की समिति। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन ए है, क्या है? ऑप्शन ए है, ये आपका सही है। राजनीतिक मामलों की जो समिति होती है, यह इसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा, किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन संसद का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का हिस्सा नहीं है? पहला दिया है ऑप्शन में लोकसभा, दूसरा दिया है राज्यसभा, तीसरा दिया है पहला दिया है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन दिया है भारत का महान्यायवादी, सी ऑप्शन दिया है राज्यसभा और डी ऑप्शन दिया है लोकसभा। अगर हम संसद की बात करें, किसकी बात करें? संसद की बात करें तो संसद का निर्माण होता है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्योंकि आप मानिए ये क्वेश्चन हमारे कैमरामैन को भी आता है। किसको आता है? कैमरामैन को भी आता है। अगर आप कहें कि संसद में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अनुच्छेद 52 में। संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का के गठन का प्रावधान 81 में किया गया है। इन अनुच्छेदों को तीनों को याद करने के लिए हम सरला नामक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। सा माने संसद, रा माने राज्यसभा, ला माने लोकसभा। 79, 80 और 81। इस प्रकार आपका अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसमें महान्यायवादी का उल्लेख नहीं किया गया। भारत का महान्यायवादी संसद का हिस्सा नहीं होता है। अब भारत का महान्यायवादी कौन होता है और इसका प्रावधान कौन से भी अनुच्छेद में किया गया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल का प्रावधान कौन से भी अनुच्छेद में किया गया है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत के महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में, किसमें किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। आप एक बात ध्यान रखें, जो अनुच्छेद मैं बता रहा हूं उनको आप याद कर लें और इनको लिखते जाएं, क्योंकि जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेंगी, एमसीक्यू की अलग अलग सीरीज चलेंगी, तो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर देने होंगे। ना कि आप ये सोचें कि अब तो अगला आंसर बताएंगे, ये ना सोचें। अगर ऐसा सोचते रहे तो आपका बेड़ा हो जाएगा गर्द। क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्द हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक कथन दिया है, उसका एक कारण दिया है। कथन है, नीचे दो अवकथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी योग्य भारतीय नागरिक भारत में राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचित हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कारण आर, वह एक विशेष राज्य से होना चाहिए और उसे उसी राज्य का निर्वाचक भी होना चाहिए। अब पूछा गया नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर दें। कूट है ए, ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। यदि हम बात करें कि संसद की सदस्यता, संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता या एलिजिबिलिटीताएं, तो इसका जिक्र आर्टिकल 84 में किया गया है। किसमें किया गया है? 84 में किया गया है। चाहे लोकसभा के लिए अर्हताएं हों, चाहे राज्यसभा के लिए अर्हताएं हों, लगभग सेम अर्हताएं अगर आयु को छोड़ दिया जाए। किसको छोड़ दिया जाए? आयु को छोड़ दिया जाए। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसमें पहला कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा कहा गया 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, क्या कर चुका हो? 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और क्या हो? भारत का नागरिक हो। और तीसरा ऑप्शन कहा गया अगर संविधान, अगर संसद ने यदि ऐसे कोई कानून बना दिया है और कहा गया है कि आपको ये अर्हता प्राप्त करनी होगी, तो वह अर्हता भी ग्रहण उसे करनी होगी, या भविष्य में कानून बनाए तब उसको अर्हता को ग्रहण करना होगा। लेकिन हुआ क्या? 2003 से पहले क्या था कि जो व्यक्ति राज्यसभा में निर्वाचित होगा, अगर राज्यसभा में कोई व्यक्ति यूपी से निर्वाचित होता है तो यूपी के निर्वाचक लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। मतलब अगर कोई यूपी से निर्वाचित होता है तो उसमें यूपी का ही निवासी होना चाहिए, यूपी से ही क्या होना चाहिए? उसका निर्वाचन होना चाहिए और यूपी का ही निवासी होना चाहिए। लेकिन 2003 में इस जो अर्हता थी इसको समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि भारत में कहीं भी है, अगर कोई गुजरात का व्यक्ति है और अगर वह यूपी की सीट पर राज्यसभा में निर्वाचित होकर आता है तो कोई बात नहीं है, वो सही है, निर्वाचित हो सकता है। यह मामला 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या कहा? यह संवैधानिकता सही है, गलत नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन सही है कि 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी योग्य भारतीय नागरिक भारत में राज्यसभा सीटों पर निर्वाचित हो सकता है। लेकिन जो कारण आर है वो गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया यह एक विशेष राज्य से होना चाहिए और उसे उसी राज्य का एक निर्वाचक भी होना चाहिए। ये ऑप्शन तो इसका गलत है, क्योंकि 2003 से पहले ये था, लेकिन 2003 में ये निर्वाचक लिस्ट वाली शर्त समाप्त कर दी गई। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पुनः बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद का एक सदन किसी सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है यदि वह कितने दिनों की तक इसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित हो। पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है 45 दिन और चौथा ऑप्शन है 60 दिन। क्या है? 60 दिन। अगर आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा में है चाहे वह राज्यसभा में है, अगर किसी भी सदन में है और वह बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए 60 दिनों तक लगातार, कितने दिनों तक? 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसे सदन चाहे तो उसे क्या कर सकता है? उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है, उसके सदन की सदस्यता छीन सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इस 60 दिनों की अवधि की गणना है, उसने सत्रावसान नहीं शामिल है, सत्रावसान शामिल नहीं है। दूसरा, लगातार 4 दिनों तक सत्र का स्थगन है, तो इसे भी इसमें नहीं गिना जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन 60 दिन सही है। क्या है? इसका डी ऑप्शन 60 दिन सही है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ पुनः बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है केवल निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों
के हस्ताक्षर होने चाहिए। बी ऑप्शन है अध्यक्ष या सभापति को यह प्रस्ताव स्वीकार करना भी पड़ता है और वह इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष या सभापति को आरोप की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन करना पड़ता है। अब इसमें पूछा गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताएं। केवल एक ऑप्शन सही है, बी केवल 1 और 3 सही है, सी केवल 2 और 3 सही है और डी 1 और 2 और 3 सही है। अगर न्यायाधीशों को हटाने की बात करें तो एक अधिनियम आया था न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। क्या था? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाए इस बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी दी गई है, बहुत सारी डिटेल दी गई है। उसी आधार पर हम देख सकते हैं कि न्यायाधीशों को कैसे हटाना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर न्यायाधीशों को निकालना है, इसके लिए निष्कासन प्रस्ताव लाना है, तो निष्कासन प्रस्ताव के मामले में निष्कासन प्रस्ताव एलएस में 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए और आरएस मतलब राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसमें सही है तो इसका मतलब क्या है? आपका कथन एक सही है। अगर बात करते हैं हम कि बी ऑप्शन की कि अध्यक्ष स्वीकार कर सकता है या नहीं, मतलब अध्यक्ष अस्वीकार नहीं कर सकता, ये बात गलत है। अध्यक्ष चाहे तो उसे स्वीकार करे, चाहे तो उसे अस्वीकार करे, ये अध्यक्ष पर निर्भर है, उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जो अध्यक्ष सभापति के आरोप की जांच 5 सदस्यीय समिति की बात कही गई है, ये भी गलत है। इसमें 3 सदस्यीय समिति, किसकी? 3 सदस्यीय समिति होनी चाहिए, 3 सदस्यीय समिति। और 3 सदस्यीय समिति में एक तो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई या कोई जज, दूसरा कोई हाई कोर्ट है उसका सीजे होना चाहिए, चीफ जस्टिस होना चाहिए। कौन होना चाहिए? चीफ जस्टिस होना चाहिए। और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी, कौन चाहिए? प्रतिष्ठित न्यायवादी, प्रतिष्ठित न्यायवादी। ये 3 लोग इस समिति में होते हैं। इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन था वो भी गलत हुआ और जो दूसरा ऑप्शन था वो भी गलत हुआ। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है और तीसरा भी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वह क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। केवल पहला ऑप्शन सही है, इसका आंसर ए होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ, क्योंकि हमें क्वेश्चनों को तेजी से समाप्त करना होगा, तेजी से आगे बढ़ना होगा, जिससे क्लास लंबी ना हो जाए और आप आराम से देख सको और पुलिस टारगेट बैच अर्थात वर्दी के सपने को आप पूरा कर सके। इसलिए पुलिस टारगेट बैच है, इसमें आप नियमित रूप से शामिल हों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PIL का विस्तारित रूप है। PIL क्या होती है? जनहित याचिका बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या कहते हैं इसे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्थात बी ऑप्शन। इसका क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होती है, इस बात को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है या गरीब व्यक्तियों का एक वर्ग है, उसके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो अगर और वह व्यक्ति सक्षम नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है? उनके मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा आप डाक के माध्यम से या किसी पत्र के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं और आपकी याचिका वहां पर सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार की जा सकती है। इसके अलावा न्यायालय या न्यायाधीश मीडिया रिपोर्टों या अन्य रिपोर्टों के आधार पर स्वयं संज्ञान भी ले सकते हैं। मतलब जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यह क्या है? वास्तव में न्याय को द्वार तक पहुंचाना, न्याय को द्वार तक पहुंचाना, किसके? लोगों के द्वार तक, नागरिकों के द्वार तक पहुंचाने की एक पहल है। और ये इस पहल के कारण क्या होता है? न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास बढ़ता चला जाता है, उससे देश का विकास तेजी से होने लगता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य द्वारा द्विसदनीय विधायिका है। एक राज्य जहां द्विसदनीय विधायिका है वहां राज्यपाल अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब
पहला ऑप्शन है दोनों सदन सत्र में हो, दूसरा ऑप्शन है केवल एक सदन सत्र में हो, तीसरा ऑप्शन है जब भी चाहे, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली बात तो ये समझ में आती है कि अध्यादेश राज्यपाल कौन से अनुच्छेद, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। इसके लिए आर्टिकल है 213, कितना है 213 आर्टिकल, कितना है 213 आर्टिकल है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? आप मुझे राष्ट्रपति के बारे में तब तक बताएं जब तक मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके तब तक आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं आंसर दूंगा। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कब करता है? जब उसे ऐसा लगे कि ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, लेकिन जो विधानमंडल है वह सत्र में नहीं है, और सत्र में आएगा तब तक लेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसी आपातकालीन स्थितियां हैं कि तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता, तो अध्यादेश जारी करके कानून हो सकता है। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो विधानमंडल या जो द्वारा पारित कानून का होता है। मैं या विधानमंडल बोल रहा हूं, आप संसद भी कह सकते हैं, सेम दोनों की एक जैसी स्थितियां होती है। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश होता है केंद्र के मामले में, वही राज्यपाल का अध्यादेश होता है राज्य के मामले में। अब आप समझिए, अध्यादेश एक कानून होता है, राज्यपाल कब जारी करेगा? जब विधानमंडल सत्र में ना हो, विधानमंडल। अब विधानमंडल एक सदनीय होता है, अगर एक सदनीय है तो क्या हुआ, केवल विधानसभा होगी। अगर द्विसदनीय है, अगर द्विसदनीय है तो क्या होगा, एक तो विधानसभा होगी और एक क्या होगी, विधान परिषद होगी। क्या होगी, विधान परिषद होगी। अगर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना है, अगर विधानसभा सत्र में नहीं है तो भी जारी कर सकता है, और अगर विधान परिषद सत्र में नहीं है तो भी जारी कर सकता है। मतलब दोनों नहीं है तो भी जारी कर सकता है। अगर इनमें से एक है और एक नहीं है तो भी अध्यादेश वह जारी कर सकता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी या नहीं आई? अगर तो इसका मतलब क्या, केवल एक सदन सत्र में ना हो तो भी जारी किया सकता है, और दोनों सदन सत्र में ना हो तो भी जारी किया सकता है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि, और वह बात यह है कि संसद के मामले में और विधानमंडल के मामले में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बहुत सारी जगह बराबर शक्तियां दी गई हैं, लेकिन राज्यों में विधानसभा को बहुत अधिक शक्तियां हैं, विधान परिषद को नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर विधानसभा सत्र में नहीं है, विधानसभा सत्र में, विधान परिषद सत्र में है तो भी नहीं जारी किया सकता। मतलब आप मान लीजिए कि विधान परिषद होते हुए भी विधानसभा की अधिक वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है, वह किसी अध्यादेश में तभी प्रख्यापित कर सकता है। मतलब कौन? राज्यपाल, जब विधानसभा एक पक्षीय व्यवस्था में सत्र में ना हो, या सत्र में बहुसदस्य व्यवस्था में विधानमंडल के सदन में सत्र में ना हो, अर्थात इसका विकल्प डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पुनः बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका डी आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। अगला आंसर हम देखते हैं, अगला आंसर क्या होगा। अगला आंसर हम पुनः देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान केंद्र सरकार को राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का अधिकार देता है। संविधान केंद्र सरकार को राज्य प्रशासनिक अधिकरणों अर्थात सेट की स्थापना का अधिकार देता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक राज्य में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो एक ना दो। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। मैं आपको बताऊं कि प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान अनुच्छेद 323A में किसमें किया गया है? आर्टिकल 323A में
प्रशासनिक अधिकरण क्या दिए गए हैं? प्रशासनिक अधिकरण दिए गए हैं। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि वह केंद्र एवं राज्यों में लोक सेवाएं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निकायों एवं अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा के संबंध में विवादों में प्रशासनिक अधिकरण द्वारा निर्णय या परीक्षा प्रदान कर सकती है। मतलब सीधा सा इसका ये है कि प्रशासनिक अधिकरण क्या करता है, जो लोक सेवाएं होती हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है? प्रशासनिक अधिकरण करता है। अब आप ये समझिए कि ऑप्शन एक सही है। संसद ने एक अधिनियम बनाया, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, और इसमें क्या कहा गया कि केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा संबंधित राज्यों के विशिष्ट अनुरोध पर, किस पर? विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। मतलब इस अधिनियम में अगर राज्य अनुरोध करते हैं तो राज्यों के लिए प्रशासनिक अधिकरण संसद स्थापित करेगी। इसका मतलब ऑप्शन एक सही है। अगर हम बात करें कि 2019 तक का आंकड़ा मेरे पास है और 2019 तक किन किन राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण थे, तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में क्या थे? राज्य प्रशासनिक अधिकरण थे। इसका मतलब सभी राज्यों में प्रशासनिक अधिकरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब केवल एक सही होगा, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आप ऑप्शन के आधार पर इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं और आगे आप इसके तैयार करके आगे जब अगली बार क्वेश्चन आए तो आप इसको गलत नहीं करें, इस बात की संभावना को समाप्त भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा संविधान की निम्नलिखित सूचियों में किसमें के अंतर्गत है? शिक्षा किस अनुसूची में शामिल है? पहली बात तो ये कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां दी गई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। मैं बोलता हूं कि 7वीं अनुसूची अर्थात 7 फेरे, 7 फेरे मिलते हाथ में लिस्ट आती है और लिस्ट 3 प्रकार की होती है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। और आम जीवन में भी लिस्टें भी 3 प्रकार की ही होती हैं। अगर शादी के बाद देखा जाए, एक होता पति की लिस्ट, एक होती बीवी की लिस्ट, एक क्या होती दोनों की मिलकर समवर्ती लिस्ट। अगर इनकी बात करें, संघ सूची की बात करें, संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग आदि शामिल होते हैं। संघ सूची में अगर देखें, संघ सूची में तो इसमें आप लिख सकते हैं रक्षा, विदेश मामले, क्या लिख सकते हैं? रक्षा, विदेश मामले, संचार, रेलवे, ये सब इसमें शामिल है। ये सब इसमें शामिल है। मैं आपको पूरी लिस्ट नहीं दूंगा, अगर पूरी लिस्ट दे दी तो भी आपको याद नहीं होगी। तो आप क्या करें, धीमे धीमे लिस्टें बनाएं और धीमे धीमे उनके राज्य सूची के बारे में देखें। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, क्या होता है इसमें? सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल होता है, पुलिस है, जन स्वास्थ्य है, क्या है, एवं साफ सफाई है, जन स्वास्थ्य और साफ सफाई है। और इसके बाद क्या है, आपका जो औषधालय हैं, सट्टे हैं, जुए हैं, अस्पताल हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई और अस्पताल, औषधालय, सट्टे और जुए शामिल होते हैं। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल होता है? तो समवर्ती सूची वह होती है जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। अगर राज्य चाहे तो राज्य कानून बनाए और केंद्र चाहे तो केंद्र कानून बनाए। अगर लेकिन केंद्र और राज्यों के कानूनों में अगर टकराव होता है तो हमेशा ध्यान रखना केंद्र का कानून मान्य होगा। जैसे इसमें तकनीकी शिक्षा जो है वो किस में शामिल है? तकनीकी शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय से शिक्षाएं हो, ये सब किस में शामिल है? समवर्ती सूची में। तो कह सकते हैं कि शिक्षा जो समवर्ती सूची है उसमें शिक्षा शामिल है। क्या शामिल है? शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा शामिल है। इसके अलावा और क्या शामिल है? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बना के उसको लिख लेंगे। जैसे जनसंख्या नियंत्रण क्या है? समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अलावा परिवार नियोजन,
आपराधिक कानून, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, वन्य जीवों और जानवरों और वनों आदि का संरक्षण करना। मैं पुनः एक बार बोल देता हूँ, चिकित्सा, शिक्षा के अलावा जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, वन्य जीवों और जानवरों तथा वनों आदि का संरक्षण करना। यह सभी चीजें किस में शामिल हैं? समवर्ती सूची में शामिल हैं। किस में शामिल है? समवर्ती सूची शामिल है। अगर आप देखें शिक्षा के बारे में देखें तो शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसके माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। तो 42वां CA 1976 किया गया और शिक्षा को किस में शामिल कर दिया? शिक्षा को समवर्ती सूची में। किसमें शामिल कर दिया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। इसके अलावा इसमें मापतौल को भी शामिल किया गया। मापतौल किसको शामिल किया गया? मापतौल को भी शामिल किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को भी शामिल किया गया था, जैसे आपके वन्य जीवों और पक्षियों पर का संरक्षण, न्याय का प्रशासन को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नापतौल को शामिल किया गया। अब इन सब चीज़ों को, वनों को शामिल किया गया, इन सब चीज़ों को 42वें संविधान संशोधन शामिल किया गया। तो अगर हमारा क्वेश्चन कहता है तो क्या कह रहा है कि शिक्षा किस में शामिल है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, समवर्ती सूची में। किस में शामिल है? यह समवर्ती सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, आपके क्वेश्चन आज पूरे हुए हैं। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट क्वेश्चन था। आगे स्लाइड हमारे पास नहीं है, मैंने थोड़ा सा पढ़ाने के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाया। तो आपने आज के 25 क्वेश्चन किए और 25 क्वेश्चनों के माध्यम से आपने बहुत सारी जानकारी भी ली होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप जब भी पढ़ें तो कॉपी पेन लेकर पढ़ें। ये पुलिस टारगेट बैच है, आपको वर्दी दिलाकर ही छोड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखें, मेरी बात को नोट कर लें एक पेन पर और लिख लें कि पुलिस की वर्दी मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी। तो मैं विश्वेंद्र सिंह अग्निपथ अकेडमी से आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आप मेरे साथ मेहनत कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। हम आपको अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।